नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करते हैं टॉप 10 की। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के सामने एक चर्च में रात को हंगामा हो गया। यहां चर्च के अंदर रेजिडेंशियल इलाके में पूजा करने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। दोनों तरफ से पुलिस को शिकायत की गई थी। तनाव को देखते हुए फिलहाल चर्च के गेट पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हमारे संवाददाता वाजिद अली ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बने फ्री चर्च के अंदर उत्पात का मामला सामने आया है, जिसके चलते जो है पुलिस बल को यहां पर लगाया गया है। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर पुलिस को कॉल की गई थी, तो वो कॉल ये की गई थी कि यहां पर दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो रहा है। जी हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से 100 नंबर पर PCR कॉल की गई थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है। अगर चर्च की पक्ष की बात करें तो चर्च के फादर का कहना है कि यहाँ पर पास में ही एक पूजा स्थल है जहाँ पर पूजा होती है, जिसके बाद जो है यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे आए और उन्होंने चर्च के लोगों के साथ मारपिटाई की। वहीं अगर बात करें दूसरे पक्ष की, तो उनका भी यही कहना है कि जो चर्च के लोग हैं उन्होंने उनके साथ मारपिटाई की, जिसके बाद दोनों की तरफ से पुलिस की तरफ शिकायत गई है। दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पे लगातार तैनात है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर रात में भी ड्यूटी दे रहे हैं, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। फिर मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने ओबेरॉय पर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल कोर्ट ने एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की गाड़ी में मुंह छिपाते बैठा ये टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय है। करण पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के आरोपों के मुताबिक करण ने वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। दरअसल एक महिला ने पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया और करण सिंह ओबेरॉय के खिलाफ रेप का, बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। दरअसल 2 साल पहले एक डेटिंग ऐप पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी। आरोपी ने महिला को फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया। एक्टर करण ओबेरॉय ने महिला से शादी का वादा किया। आरोपी ने नारियल पानी में नशीली दवा मिलाकर उसे पिलाया। महिला के मुताबिक बेहोशी की हालत में उसके साथ ज्यादती की गई। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बना लिया। हालांकि आरोपी एक्टर करण सिंह ओबेरॉय के वकील और घर वाले महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल झूठा आरोप है। एक तो मेरा भाई वो सिगरेट दारू तो पीता नहीं है, उसको किसी चीज़ में मिलाना तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती उस बात पे। तो ये तो बहुत ही गलत बात है जो हुई है, पर ये आ जाएगी सामने। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट माई अटॉर्नी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि करण विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट। ये चार्ज 2 मई को लगा हुआ है। शिकायतकर्ता का ऐसा कहना है कि उनके साथ 1-2 घटना ऐसी हुई थी जिसके कारण से वो रेप का चार्ज बनता है। बट लेकिन हमारे करण के पास ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जिससे ये दिखाई जा सके कि ऐसा कोई रेप वाली कोई घटना नहीं हुई है। ये बिकॉज ऑफ सम वियर्ड रीजन के लिए वो लड़की ने कंप्लेंट लगाई हुई है। वहीं महिला के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने सोमवार को एक्टर करण सिंह ओबेरॉय को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 4 तारीख को यह मामला दर्ज हुआ। उसके बाद रविवार को हॉलीडे कोर्ट में करण सिंह ओबेरॉय को पेश किया गया। 1 दिन की रिमांड मिली। फिर सोमवार को फिर से करण सिंह ओबेरॉय को अंधेरी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 9 तारीख तक अदालत ने करण सिंह ओबेरॉय को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने 2 व्यक्तियों से करीब 10.5 लाख रुपए नकद और 2.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इनका इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता था। नकदी 10,36,644 रुपए। पीली धातु वजन 2 किलो 558 ग्राम। ये सामान जीआरपी पुलिस की चेकिंग में बरामद हुआ है। हरिद्वार जीआरपी पुलिस लाहौरी एक्सप्रेस से अमृतसर जाने वाले यात्रियों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 व्यापारियों से ये बरामदगी हुई।
जीआरपी की शुरुआती पूछताछ में व्यापारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इतनी भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। ये भी रिसेंटली कुछ धमकी भरे पत्र मिले थे जिसके डिस्ट्रिक्ट सरगंडा से चेकिंग की जा रही थी और जो इक्विपमेंट अभी हाल ही में हमें प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हम लोग चेकिंग कर रहे थे। तो उसके दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई जिनके पास से लगभग 10.5 लाख रुपए कैश व 2.5 kg गोल्ड उनसे बरामद हुआ। दरअसल पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट पर 19 मई को वोटिंग होनी है, इसलिए पुलिस ये मानकर चल रही है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए भी हो सकता था। बहरहाल पुलिस ने इस बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दे दी है और आयकर विभाग के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आशुष शर्मा, न्यूज नेशन, हरिद्वार। उधर बिहार में मुजफ्फरपुर समेत 5 लोकसभा सीटों पर 6 मई को वोट डाले गए, लेकिन यहां पर होटल से ईवीएम मिलने की जानकारी पर जमकर हंगामा हुआ। होटल से ईवीएम मिलने का आरोप। वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। हंगामे की तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। यहां काफी देर तक पुलिस प्रशासन और नाराज लोगों के बीच कहासुनी होती रही। दरअसल यहां के मतदान केंद्र नंबर 108 में वोटिंग चल रही थी, तभी लोगों को पास के एक होटल में 4 ईवीएम रखे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीओ ने चारों ईवीएम को कब्जे में ले लिया। एसडीओ ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट का ड्राइवर वोट करने चला गया था, इसलिए सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र के ठीक बगल में मौजूद विवाह घर में रुके हुए थे। ड्राइवर द्वारा यह कहा गया कि मैं भी मतदान दे करके आता हूं, मेरा भी बगल के विधानसभा क्षेत्र में ही मकान है, तो हम दे करके आते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि आपका मकान है, मैं इस ईवीएम वीवीपैट को नहीं जाने दूंगा, आप हमको यहीं पे उतार दीजिए ईवीएम और आप जाइए, अब वोट दे करके चले आइएगा यहीं पे। हालांकि गनीमत रही कि बरामद की गई ईवीएम से किसी मतदान केंद्र का कोई संबंध नहीं था। ये ईवीएम इलाके के सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दिए गए थे ताकि किसी पोलिंग स्टेशन की ईवीएम खराब होने की हालत में उसे बदला जा सके। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास था इन लोगों के डिमांड पे उसको अपने पास कब्जे में रखे हैं, तो उसका हम जांच कर लेंगे। अब प्रशासन पूरे मामले की जांच के साथ आरोपी सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन वोटिंग के वक्त हुआ हंगामा काफी देर तक वोटिंग में रुकावट का सबब बना रहा। टीम न्यूज नेशन। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को बम्पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले गए। कैसा रहा वोटिंग प्रतिशत अलग अलग राज्यों में, आपको दिखाते हैं। 2019 के सत्ता की घमासान के 5वें चरण में कुछ इसी जोश और उत्साह के साथ निकले वोटर अपनी सरकार चुनने के लिए। कोई शादी के मंडप से सीधे मतदान करने बूथ पहुंचा, तो कहीं घोड़े पर सवार होकर दूल्हा अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि 7 राज्यों की 51 सीटों के संग्राम में अपने एक वोट की ताकत वोटर बखूबी पहचानता था। 5वें चरण के मतदान में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। वोटर के जोश का नतीजा था कि 5वें फेज में 7 राज्यों की 51 सीटों पर 62.57% वोट गिरे, जबकि 2014 में इन सीटों पर 61.8% वोट पड़े थे। अब जरा इन्हीं सीटों पर इस बार के वोटिंग प्रतिशत और 2014 के वोटिंग प्रतिशत को एक नजर देखिए। इस बार यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 57.33% वोट पड़े हैं, जबकि 2014 में ये प्रतिशत 56.92 था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7 सीटों पर इस बार 74.40% वोट पड़े हैं, जबकि पिछली बार 2014 में ये 81.37% था। मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर 62.60% वोट पड़े, जबकि 2014 में ये प्रतिशत 57.86 था। झारखंड की 4 सीटों पर 63.72% वोट पड़े, जबकि पिछली बार 2014 में ये प्रतिशत 63.85% था। बिहार की 5 सीटों पर 57.86% वोट पड़े, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 55.69% था। राजस्थान की 12 सीटों पर 63.78% वोट पड़े, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 67.40% था। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 सीटों पर 18.2% वोट पड़े,
जबकि 2014 में 33.70% वोट पड़े थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में सबसे कम 2.81% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के अब 2 चरण बाकी हैं, जिनके लिए 12 मई और 19 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग प्रतिशत बता रहा है कि मतदान को लेकर लोगों की जागरूकता लगातार बढ़ी है, लेकिन क्या ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत सत्ता की बनती तस्वीर के बारे में कोई संकेत भी दे रहा है? जाहिर है इसे लेकर विश्लेषण चलता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो 5वें दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद अब बीजेपी के चुनावी दंगल में तीनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से कई राज्यों के नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका मोर्चा संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी जबरदस्त प्रचार कर रही है। दिल्ली के चुनावी समर में इन सियासी सूरमाओं की ये मौजूदगी साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी राजधानी की 7 सीटों को कितनी गंभीरता से ले रही है। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जिस पार्टी का साथ देती है, केंद्र में उसी पार्टी का जलवा होता है। बीजेपी ने 2014 में सभी सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी की राह आसान थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने से बीजेपी की उम्मीदें आसमान पर हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के आधार पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस सरकार में दिल्ली में हुए विकास की आस है। उधर आम आदमी पार्टी को लगता है कि केजरीवाल सरकार के कामकाज, पूर्ण राज्य की मांग और केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नतीजों को उसके पक्ष में कर सकती हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा है कि अगर दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली तो वो दिल्ली और दिल्ली वालों की किस्मत बदल देंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर आती है, हमारे हाथ मजबूत होते हैं, हमारे 7 एमपी जाके संसद में बैठते हैं, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर एलजी के अंदर घर के अंदर घुस के हम फाइलें साइन करा के ला सकते हैं, तो अपने व्यापारियों की सीलिंग भी रुकवा सकते हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि 2014 के बाद से दिल्ली का विकास रुक गया है, जिससे केवल वही दोबारा शुरू कर सकती है। अगर बीजेपी को रोका जा सकता है, अगर कोई पार्टी बीजेपी को रोक सकती है हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। आप इस बात को मत भूलिए, और कोई नहीं रोक सकता है बीजेपी को। दिल्ली में बीजेपी ने 2 मौजूदा सांसदों की जगह क्रिकेटर गौतम गंभीर और गायक हंसराज हंस को मौका दिया है, तो कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि दिल वालों की दिल्ली किसका साथ देती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लोकसभा चुनाव में 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है और 6ठे दौर की सियासी तैयारियां जोरों पर है। देश भर में सियासी दिग्गज चुनावी रण में उतरे और आपको बता दें सियासी मैदान में कौन कौन से दिग्गज जो हैं वो आज रण में उतरेंगे। हिसार की अगर बात करें तो हिसार लोकसभा के बरवाला मंडी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली आज होने वाली है। इस रैली में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मुख्तार अब्बास नकवी, हेमा मालिनी भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईस्ट दिल्ली के मंडावली इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम दिग्गज जो है वो आज चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीर नगर में भी योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड के धनबाद, चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टाली सेंटर ग्राउंड पर भी राहुल गांधी की रैली होने वाली है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंबाला, हिसार और रोहतक में वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में वो रोड शो भी करने वाली हैं। इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश के जौनपुर और भदोही में आम सभा को संबोधित करने वाली हैं। तो 6वें चरण के चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी को देखते हुए तमाम दिग्गज जो हैं वो आज रैलियों को संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सोमवार को सीबीएसई 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। खास बात यह रही कि इस साल 13 छात्रों ने टॉप किया है और इन्हें 500 में से 499 अंक मिले हैं। पीएम मोदी ने सभी छात्रों और उनके शिक्षकों को बधाई दी है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। सीबीएसई के 10th का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। इस साल रिजल्ट 91.1% रहा। खास बात ये रही कि इस साल 13 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। उन्हें 500 में से 499 अंक मिले। इनमें 7 लड़के और 6 लड़कियां हैं।
ये चेहरे उन्हीं 13 में शामिल हैं। जयपुर की तारू जैन बताती हैं, वो एग्जाम के दौरान दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करती थी और आगे चलकर DU में दाखिला लेना चाहती हैं। इसी तरह जौनपुर से टॉप करने वाले योगेश कुमार का कहना है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस प्लान स्टडी करती थी और डेली टारगेट सेट करके उसको कंप्लीट करने की ट्राई करती थी, चाहे कितनी भी देर लगे। आप हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको हमेशा सक्सेस के लिए लॉन्ग वे ही चूज करना पड़ेगा। स्कूल्स, माय ट्यूशन टीचर एंड माय पेरेंट्स और ऑफ कोर्स ऑलमाइटी, बस यही हेल्पफुल रहे हैं और कोई भी हेल्प नहीं थी। तो मुझे जेईई क्लियर करना है 2021, IIT में पढ़ना है, एस्पायर टू बी एन IITian। स्ट्रेस मेरे में नहीं था, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मेरा एक गोल, एक रूटीन रहा है कि कितना भी हो, चाहे वोट से एक दिन पहले हो, चाहे नॉर्मल डेज हो, एवरी डे आई गो फॉर 2.5 hours प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। इस साल त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। यहाँ 99.85% रिजल्ट रहा। इसके बाद चेन्नई रहा, जहाँ का रिजल्ट 99% रहा और तीसरे नंबर पर अजमेर रीजन रहा। यहाँ रिजल्ट 95.89% है। वहीं 25 सेकंड टॉपर्स को 498 नंबर मिले और 58 थर्ड टॉपर्स ने 497 नंबर हासिल किए। CBSE 10वीं के नतीजों पर PM मोदी ने भी खुशी जताई और कामयाब छात्रों को बधाई दी। PM मोदी ने ट्वीट करके कहा, CBSE 10वीं के कामयाब दोस्तों पर मुझे नाज है। मैं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। उनके दोस्तों और गुरुजनों को भी बधाई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कामयाब छात्रों को बधाई दी। CBSE के 10वीं के सभी सफल यशस्वी छात्रों को मैं बहुत बधाई देता हूं। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी समय पे आया है। पिछले ही सप्ताह 12वीं का भी रिजल्ट आ गया। 10वीं के रिजल्ट में 91% छात्र सफल हुए हैं। जो नहीं हुए हैं वो भी उनके अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उनके लिए भी 12वीं की तैयारी का ही ये एक हिस्सा होगा। हालांकि सोमवार को रिजल्ट घोषित किए जाने की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन फिर अचानक रिजल्ट 3 बजे आने की खबर आई और इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसने छात्रों और उनके अभिभावकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। टीम न्यूज नेशन। तो देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद 4 धामों में आज से कपाट खुलने की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में आज कपाट खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। आज जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सुंदरकांड के पाठ के साथ कपाट खोलने की रस्म शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 2 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं शुक्रवार से श्रद्धालु बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां आज से शुरू हो रही हैं। आज जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सुंदरकांड के पाठ के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की पहली रस्म हुई। उसके बाद गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन होगा। 8 मई को भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी और रावल जी पादुकेश्वर के लिए रवाना होंगे। 9 मई को सुबह पादुकेश्वर से रावल जी के साथ भगवान कुबेर और उद्धव जी की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। 10 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रदेश के मुख्य सचिव ने आज बद्रीनाथ धाम का तूफानी दौरा ही इसे कहेंगे, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से आचार संहिता लगी हुई है, उन्होंने मीडिया से भी इस समय दूरी बना के रखी और यात्रा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ का मुख्य सचिव ने आज दौरा किया। अधिकारियों को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी के मुताबिक पौराणिक मान्यताओं के साथ जोशीमठ से यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए मंदिर समिति ने खास इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज नेशन। सोमवार को चांद दिखाई देने के बाद आज रमजान का पहला रोजा है। रमजान के मौके पर देश भर के बाजारों में रौनक है। लोग खजूर, सेवइयां और कपड़ों की खरीदारी करते देखे गए। शुरू हो गया बरकत का महीना रमजान।
गुलजार हुए बाजार, सेवैयां और खजूर की दिखी बहार, खरीदारी के लिए उमड़े रोजेदार। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। तरावीह की नमाज अदा करने के साथ ही आज रमजान का पहला रोजा हो गया है। अब एक महीने तक रोजेदार इस्लामिक रवायतों के मुताबिक अल्लाह की इबादत करेंगे। सोमवार को चांद दिखाई देने के बाद इस्लामिक जानकारों ने मंगलवार से रमजान शुरू होने का ऐलान किया। शाबान मुताबिक 6 मई 2019 को लखनऊ में बहुत ही साफ चांद नजर आ गया है, लिहाजा कल यानी 7 मई को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं।